क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 27 जून का करंट अफेयर हम लोग लेके आ गए हैं। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। देखिए आपका एक चीज़ आगे बताते हैं आगे बढ़ने से पहले। यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप आज चल रहा है। ईपीएफओ का 30 जून से नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है। ठीक 60 डेज का क्रैश कोर्स है। इसका 5 सितंबर को पेपर है और यूपीएससी का 10 अक्टूबर को पेपर है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ कंप्लीट पेड ग्रुप भी और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी। इन नंबर्स पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑफिशियल नंबर है 8564880530 9696066089। ठीक, हमारे देखिए जो सोशल मीडिया के हैंडल्स है उसमें इंस्टाग्राम भी आ चुका है। इसमें जो पेड पीडीएफ होते हैं उनकी पिक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है इसका फुल फॉर्म। और टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है और सिर्फ यूपीएससी के लिए ओनली यूपीएससी अगर आप लोग लिखेंगे टेलीग्राम पे तो आप लोग को मिल जाएगा चैनल आपका यूपीएससी संबंधित। ठीक, जो टॉपिक्स हैं आज के जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकते हैं वो है ये वाले। देखिए एक मिशन कर्मयोगी जो है उस पर एक टास्क फोर्स बनाया गया है। मिशन कर्मयोगी जो है सिविल सर्विसेज से संबंधित है तो इसके लिए टास्क फोर्स है, कुछ सुधार लाना है उससे संबंधित। ठीक, और एक कन्वेंशन नेशनल कन्वेंशन बनाया गया ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी, मतलब मोटापे पे आपका मात्र किशोरावस्था और बचपन के मोटापे से संबंधित जो है ओबेसिटी संबंधित एक कन्वेंशन बनाया गया। जायज़ सी बात है कि इसके जो है ओबेसिटी को रोकने से संबंधित बात होगी। ठीक, अगला टॉपिक है तीसरा एससीओ मीटिंग। ठीक है, शंघाई कॉपरेशन जो है मीट है ये आपका, जिसमें पाकिस्तान इंडिया भी अब जुड़ चुके हैं। आगे जो है अगला फोर्थ टॉपिक हमारा जो है गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन सेंटर। और पांचवा टॉपिक है आज का गाइडलाइंस फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। गाइडलाइंस फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अपना पहला जो टॉपिक है टास्क फोर्स फॉर मिशन कर्मयोगी। अब देखें यहाँ पे संदर्भ ये है कि जो इन्फोसिस के पहले इन्फोसिस के जो एक सीईओ थे एसडी शिबूलाल, ठीक, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है टास्क फोर्स का। ठीक, टास्क फोर्स किस पे बनाई जा रही है कि आपका गवर्नमेंट को हेल्प कर सके, किस तरीके से क्या है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाए जा सके। ठीक, नौकरशाही में सुधार लाने के लिए, ठीक, थ्रू इट्स एम्बिशियस मिशन कर्मयोगी। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी आपका जो है वो ब्यूरोक्रेटिक में रिफॉर्म्स लाना है मिशन कर्मयोगी के थ्रू, ठीक, के जरिए। तो एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके की जो चेयरपर्सन कौन है, फॉर्मर इन्फोसिस सीईओ एसडी शिबूलाल। बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या है कि एक एसपीवी बनाई जाएगी। एसपीवी बनाई जाएगी, स्पेशल सर्विस आपका पर्पस व्हीकल होता है। ठीक, आपका वाले एक तरीके से कंपनी बनाई जाती है जो कि जिसका नाम होगा कर्मयोगी भारत। और इसमें मेन चीज़ ये होगा किस तरीके से ये जो मिशन है कर्मयोगी मिशन, ठीक, जिसमें कि सिविल सर्विसेज की जो क्षमता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली बढ़ाने की बात होती है। तो उसको जो है कर्मयोगी मिशन के लिए कर्मयोगी भारत एसपीवी बनाया जा रहा है। ठीक, और ये वही मैंने जैसे बताया आपको कि एक कंपनी होती है, ठीक, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी। और ये कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी होती है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है इनको बनाया जाता है। और ये कम्प्लीटली 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी होगी। ठीक, तो कर्मयोगी भारत बनाया गया। इसके जरिए जो है टास्क फोर्स जो भी बनाया जाएगी उसको जो है ये बताया जाएगा कि भैया क्या क्या सुधार करने, कर्मयोगी भारत सुधार करेगा और मिशन कर्मयोगी को सक्सेसफुल बनाएगा। जो सिविल सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता वाला बनाएगा इफेक्टिवली। ठीक, टास्क फोर्स जो है आपका विल बी फ्री टू कॉन्स्टिट्यूट। वो टास्क फोर्स मतलब स्वतंत्र होगा कि वर्किंग ग्रुप बनाए, कई सारे जितना कंसल्टेशन हो सकता है करे, जो भी है फिर सिफारिश करे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो भी चल रहा है हमारा, जो संगठनात्मक संरचना जो है उसमें कैसे इस एसपीवी को अलाइन किया जाए, उसके मिशन फंक्शन ये सारी चीज़ें से प्रोक्योरमेंट क्या क्या चीज़ें मतलब कैसे कैसे रिकमेंडेशन करने हैं, उसके साथ ही साथ सारी चीज़ें जोड़ते हुए बस जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उनको बढ़ावा देना है। ठीक, सिविल सर्विसेज में। और सिविल सर्विसेज में मतलब ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो सिविल सर्विसेज में है ऑलरेडी उनके लिए है, ये उनकी क्षमता बढ़ाने की बात करी जा रही है। और टास्क फोर्स से ये माना जा रहा है कि 6 महीने में ये अपना जो है अपनी रिपोर्ट दे देंगे और जब से और मतलब रिकमेंडेशन जो भी इनको देने हैं
और जो कार्मिक मंत्रालय है, जो पर्सनल मिनिस्ट्री है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, वो इसको देखेगा। ठीक, मिशन कर्मयोगी क्या है? एक नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। जो सिविल सर्विसेज में लोग हैं, ऑलरेडी कार्यरत हैं, उनकी क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक, और ये एक तरीके का सुधार जो है भारतीय नौकरशाही में करने के लिए किया गया था। और ये कब से चालू किया गया? 2 सितंबर 2020 से पहला मिशन चालू किया गया है। इसमें फाउंडेशन ये रखा जाएगा कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनकी कैपेसिटी क्षमता को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो गवर्नेंस है उसको भी बढ़ाया जाए साथ ही साथ, यानी शासन को। और इसका एम यही है कि न्यू नेशनल आर्किटेक्चर बनाया जाए सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का, और किस पे? व्यक्तिगत रूप पे, संस्थागत रूप पे और प्रोसेस लेवल पर। ठीक, प्रक्रिया के संदर्भ में। और इसमें 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ जो है कवर किए जाएंगे 2020 से 2025 के बीच में। और जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसकी भी बात करी ऊपर, ये सेटअप हुई थी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, और एसपीवी जो है ये विल मैनेज आई गॉड कर्मयोगी। ये क्या होता है? एक ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक, एसपीवी जो आपकी कर्मयोगी भारत है वो क्या मैनेज करेगी? आई गॉड कर्मयोगी विच इज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सिविल सर्विसेज को ट्रेनिंग इसके थ्रू कराई जाएगी, सिंपल सा ही है। ठीक, देखिए मिशन कर्मयोगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। आज का क्वेश्चन भी इसी संबंधित, तो ध्यान से इसको जरूर आपने सुना होगा। अगला है कि नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ, मतलब रोकना है मोटापे को, किसमें? मात्र किशोरावस्था और बचपन के मोटापे को। ठीक, आपका अभी देखा जाए तो संदर्भ क्या है कि नीति आयोग ने कन्वेंशन बुलाया है ये वाला। ठीक, आपका राष्ट्रीय कन्वेंशन जो ये वाला बुलाया किसने बुलाया? नीति आयोग ने बुलाया। किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत? डॉक्टर वीके पॉल, जो कि एक मेंबर हेल्थ है नीति आयोग में। और को चेयरपर्सन कौन है इसमें? डॉक्टर आर हेमलता, जो कि न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हैं, डायरेक्टर है। ठीक, आपका इसमें अगर प्रमुख बिंदु देखा जाए तो नीति आयोग ने क्या बोला है इसको? मोटापे को साइलेंट एपिडेमिक, यानी कि मौन महामारी बोला है इसको। ठीक, ये ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ इस तरीके से ओबेसिटी संबंधी आती है तो ये वाले जो होते हैं ना, ये लिखना जरूरी है। और कन्वेंशन के दौरान जो है इन्होंने ये बताया है, कई सारे और लोग भी थे, यूएन बॉडीज़ के, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के कई सारे लोग आए थे। उन्होंने ये बताया कि कैसे जो है मोटापा जो है मतलब बहुत सब में देखा जा रहा है, और जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं कि मोटापे को कम किया जाए। इसमें सेक्रेटरी जो थे, सचिव जो थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और आयुष, इन सब ने भी जो है कैसे एक स्वास्थ्यवर्धी, मतलब जो है प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर किस तरीके से करना, ये सब भी सजेशन इन लोगों ने बताया। ऑल ऑफ दम एक्सप्रेस्ड नीड, सबने ये बताया कि भैया ओबेसिटी को रोकना जरूरी है प्रायोरिटी बेसिस पर। और मास कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन का यूज़ कैसे हुआ? टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया भी आ जाएगा इसमें। वीके पॉल जो कि चेयरमैन इसके हैं, उन्होंने बोला कि ये जो है आपका मल्टी सेक्टोरल या फिर बहुक्षेत्रीय जो है दृष्टिकोण का आह्वान करना पड़ेगा, ताकि जो वृद्धावस्था वाले हैं, एडोलसेंट है, इन सबको जो है एक्टिविटी, फिजिकल मतलब कुछ एक्सरसाइज करवाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल ये लोग अपनाएं, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी क्या है इंडिया में? अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन है, ज़्यादातर ये हर एज में देखा जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन ये हाईलाइट करता है कि भारत में जो वयस्क है, एडल्ट है, अर्बन इंडिया में, मतलब शहर में, शहरी जो भारत है, उसमें फ़ैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं देन इन रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक, तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फैट लोग कर रहे हैं। अच्छा, फैट को एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फैट को अगर आपको देखना है किसी खाने में फ़ैट है तो आप क्या करो, एक नैपकिन लो, टिश्यू पेपर जो होता है, और उसको अपने खाने पे जो है आप दबाओ। अगर वो चिकना हो जा रहा है तो मतलब उसमें फ़ैट है। ऑयल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फैट है। तो शहर में जो वयस्क हैं, जो एडल्ट है, वो ज़्यादा खाते हैं फैट, ग्रामीण से ये बोला गया है। ठीक, एक सर्वे था व्हाट इंडिया ईट्स, भारत क्या खाता है, तो इसमें अर्बन सेंटर्स में एडल्ट जो है वो 51.6 फैट पर डे पर हेड ऑन एवरेज खाता है। ठीक, दिस वॉल्यूम वॉज 36 ग्राम जो रूरल एरियाज़ में है। ठीक, वहीं जैसे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में कितना है 51, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो 36 ग्राम है खाली। 84% जो आपका रूरल रिसीव करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डे फ्रॉम टोटल फैट्स और
जो है एडेड फैट्स। तो ग्रामीण में ज़्यादा लोग कम खा रहे हैं फैट्स को, शहर में ज़्यादा खा रही है, ये वाली बात है। सोल्यूशन क्या है? सारे पैनलिस्ट ने ये बोला है एक साथ, एक स्वर में ये बोला, सर्वसम्मति में बोला है कि प्रायोरिटी तो है भैया, और हमें एक साथ इसको मास कम्युनिकेशन के थ्रू सब में जागरूकता पैदा करना है। लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी करें, हेल्दी ईटिंग करें और लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक। और नीड फॉर पूरी गवर्नमेंट का और पूरी जो है समाज का अप्रोच होना ज़रूरी है इसमें, ताकि जो ट्विन चैलेंज है आपका क्या क्या, आपका एक तो मोटापे का और जो है कम उम्र का, इन दोनों को जो है अंडर एज का, इन दोनों को जो है निपटा जा सके। मोटापा भी हो रहा है, कम उम्र में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अर्जेंट नीड क्या है अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज़ की, क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग करो, प्रमोट करो हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल और फ्यूचर डिलिब्रेशन एक्शन क्या क्या लिया जाए, ये सारी बात बताई गई है, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है एससीओ मीट। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। तो ये आपका किस में कौन कौन आता है? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपका उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक। 6 ये हो गए, और फिर पाकिस्तान और इंडिया, ठीक। ये 8 हो गए हैं अब इसमें, पहले इसमें 6 थे, अब इसमें 8 हो गए हैं। और अभी क्या हुआ है कि एससीओ की मीटिंग चल रही थी, हमारे जो देश के, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल जी, इन्होंने वहाँ पे एक एक्शन प्लान वहीं पे दिया कि पाकिस्तान में जो बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं, आतंकवादी जो संगठन है, जैसे कि लश्कर तोयबा और आपका जैश ए मोहम्मद, इनसे निपटने के लिए एक एक्शन प्लान वहीं पे दे डाला। दो कितना बढ़िया आदमी है ये, ठीक। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे जो है अजीत डोवल, ठीक, पाकिस्तान की मौजूदगी में वहीं पे उन्होंने एक्शन प्लान दिया कि पाकिस्तान में जो बेस्ड हैं आतंकवादी वाले संगठन, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, उनसे कैसे निपटा जाए, ये बात थी भाई साहब की। तो अजीत डोवल ने जो है मीटिंग में ये बताया, ठीक। आपका दुशानबे में ये मीटिंग चल रही थी, नेशनल सिक्योरिटी चीफ के साथ मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने बताया। दुशानबे कहाँ पर है? ताजिकिस्तान की कैपिटल है। मैपिंग एक बार जरूर सेंट्रल एशिया की देखिएगा, आज आप लोग, होमवर्क है। व्हाट ही सेड, अच्छा आप लोग एक ये कमेंट कर सकते हैं कि तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक, कजाकिस्तान, इनकी जो है कैपिटल कौन कौन सी हैं, ठीक। व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा स्ट्रांगली, बहुत इन्होंने उसको मना करते हुए कि टेररिज्म को तो भैया हर उसमें, हर स्थिति में कड़ी निंदा इन्होंने करी है, हर रूप में, सभी अभिव्यक्तियों में इसको कड़ी निंदा करते हुए इन्होंने कहा है कि हमें जितना भी यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जो भी टेररिस्ट से संबंधित जो है गतिविधियां हमें करनी चाहिए टेररिस्ट को रोकने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो भी परपिट्रेटर्स हैं, जैसे कि हाफिज सईद हैं, ठीक है ना, और ये सारे जो भी हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, मतलब पाकिस्तान की धरती से, उन सबको तुरंत जो है ख़त्म करना चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ठीक। डोवल जी ने ये भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए टेररिस्ट को धराशायी करने के लिए, जैसे कि ड्रोन हो गया, स्मगलिंग ऑफ वेपन, मिसयूज़ जो है डार्क वेब का होता है। डार्क वेब क्या होता है? जैसे कि जो आप लोग फ्रीली एक्सेस कर पाते हो ना, आपका जो है फेसबुक पे चले गए आराम से फ्रीली, कुछ भी जितना भी आप फ्रीली जा पा रहे हो, कोई विदाउट एनी पासवर्ड और इन सब के, तो वो सब तो ओपन वेब होता है, जिसमें आपको पासवर्ड लेना पड़े, जिसमें आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा लिंक लेने पड़े, आप जो आसानी से एक्सेस नहीं करते उसको डार्क वेब करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी जो है यही टेररिज्म और ये मतलब उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए टेररिस्टों को ख़त्म करना है। अजीत डोवल जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ठीक। तो ये एससीओ क्या है? ये 2001 में फाउंड हुई थी, शंघाई समिट हुआ था। प्रेसिडेंट यहाँ पे रशिया, चाइना और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के आए थे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब इसमें जो बीजिंग बेस्ड एससीओ है, अब इसमें 8 मेंबर हैं, जैसे मैंने आप लोग पहले बताया। और इसमें जो है मेन फोकस क्या है? इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है, ठीक। और ये जो है आपका ट्रांस रीजनल है, यानी कि अंतर क्षेत्रीय जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें 5 मेंबर हैं, आपके थे पहले ओरिजिनली 5 मेंबर्स जो थे, जिसमें कि उज्बेकिस्तान नहीं था। इन्होंने एक फाउंड किया था शंघाई 5 ग्रुप, ठीक, 1996 में, 2000 जो है 1996 26 अप्रैल को, ठीक। उसके बाद से संगठन में जो एक्सपेंड किया गया, पाकिस्तान और इंडिया को 9 जून 2017 से जोड़ दिया गया। एक समिट हुई थी अस्थाना, कजाकिस्तान। अस्थाना जो है कजाकिस्तान की कैपिटल है वहाँ पे, ठीक। मेन गोल यहाँ पर क्या है एससीओ का? देखिए बहुत सारे गोल हैं, जितने भी हो सकते हैं सब है।
कि अपने जो है पड़ोसियों में म्यूचुअल ट्रस्ट और पड़ोसियों के ऊपर रखना है, क्या क्या इसमें प्रमोट करना है, क्या क्या संवर्धन करना है। देखिए पॉलिटिक्स, ट्रेड, टूरिज्म, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ। ठीक, ये स्ट्रक्चर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, सिंपल सा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। तो अब देखो क्या हो रहा है कि मैरीटाइम यानी कि समुद्र में कई सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं आपके, सी जो है जैसे कोई समुद्री जहाज जा रहा है या फिर कई सारी लाइन, मान लीजिए कोई कह रहा है कि ये हमारी यहाँ तक बाउंड्री है, यहाँ तक टेरिटोरियल बाउंड्री है, जो भी है। तो उन जो है मैरीटाइम जो भी समुद्री जो डिस्प्यूट होंगे उसको मध्यस्थता करने के लिए, ठीक, एक आर्बिट्रेटर चुनने के लिए इंटरनेशनल गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ पे लोग आए, दोनों पार्टी मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो गुजरात जी मैक में आएगा, ठीक है, और वहाँ से कहेगा कि चुनेगा ये दोनों लोग इनको, ठीक, आपका कि भैया हम आपको आर्बिट्रेटर चुन रहे हैं, अगर ये राजी है तो फिर ये मध्यस्थता करेगा इन दोनों के बीच में और डिस्प्यूट को जो है ख़त्म कराएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसमें अभी जी मैक ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, किसके साथ मिलकर, ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी गुजरात की सिटी है, ठीक है, 21 जून को किसके साथ में, टू प्रमोट द गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक, तो ये जो है आपका IFSC जो क्या चीज़ है ये आप लोग कमेंट करके बताना है गिफ्ट सिटी के साथ में। अब इसमें देखिए ये पहला सेंटर होगा भारत में जो कि मीडिएशन करेगा, आर्बिट्रेशन करेगा, मध्यस्थता करेगा। ठीक, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या कर वो होता है डिफरेंस आप लोग को बताना है इसमें, ठीक, कि कौन सा ज़्यादा जो है इन दोनों के बीच में सिंपल सा डिफरेंस क्या क्या है ये बताना है। ठीक, वैसे तो हिंदी में दोनों को ही मध्यस्थता बोल देता है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस तो होगा, तभी तो अलग अलग वर्ड है ना। ठीक, तो डिस्प्यूट क्या है, मैरीटाइम से संबंधित, शिपिंग सेंटर से संबंधित, उसको यहाँ पे सुलझाया जाएगा। जीमैक जो है एक पार्ट है मैरीटाइम क्लस्टर का, ठीक, मैरीटाइम क्लस्टर का, डेट द गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इज सेटिंग अप इन गिफ्ट सिटी। ठीक, अब देखो गुजरात आपका मैरीटाइम बोर्ड जो है ये एक मैरीटाइम क्लस्टर बना रहा है, ठीक, आपका, जिसका कि जीमैक पार्ट है, जीमैक इसका पार्ट है, ठीक है, मैरीटाइम क्लस्टर का। समझ में आई बात। ठीक, तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जो है वो गिफ्ट सिटी के अंतर्गत एक मैरीटाइम क्लस्टर बना रहा है। गिफ्ट सिटी में और भी चीज़ें होंगी, इसमें मैरीटाइम क्लस्टर है गांधीनगर में, ठीक, और उसी मैरीटाइम क्लस्टर के अंदर जीमैक आता है। ये चीज़ ये समझाने वाली बात थी। मैरीटाइम बोर्ड जो है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जी ये वाला 10,000 स्क्वायर फीट की जगह देगा गिफ्ट हाउस में, और ये एक पार्ट होगा SEZ का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। ठीक, और इसमें क्लियरेंस किया जाएगा डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा कि इसको बनाया जाए। सेंटर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रेडी, ये जो इस साल के अगस्त के एंड तक ये बन जाएगा। और इसमें जो है 35, अच्छा, नीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट क्या है कि भारत में 35 से ऊपर जो है आर्बिट्रेशन सेंटर हैं, लेकिन कोई भी मैरीटाइम सेक्टर से एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैरीटाइम सेक्टर से कोई भी डील करता नहीं है। आर्बिट्रेशन इन्वॉल्विंग इंडियन प्लेयर इज़ नाउ हर्ड एट द, अभी जो भी आर्बिट्रेशन होता है इंडिया का, कोई मान लीजिए शिपिंग से समुद्री कोई डिस्प्यूट है तो हम लोग उसको सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर लेके जाते हैं। ठीक, और आइडिया ये है कि हमें भारत में भी ऐसे ही मध्यस्थता के लिए एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाना है, ताकि बाकी कंट्रीज़ भी कोई डिस्प्यूट है, शिपिंग से डिस्प्यूट है, कोई कमर्शियल वाणिज्यिक या फिर व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी है, तो वो इंडिया में आए, इंडिया को आर्बिट्रेटर बनाए, ये गुजरात वाले में। ठीक, मैरीटाइम क्लस्टर जो है इसमें कई सारी शिप लीजिंग जो होती हैं आपकी, ठीक, और ब्रोकरिंग सर्विसेज जो होती हैं वो सेटअप की जाएंगी। इंटेंशन ऑफ, इसके पीछे इंटेंशन ये है कि जितने भी मैरीटाइम और शिपिंग बिजनेस हैं विच इज़ लोकेटेड ऑफ शोर लाइक दुबई एंड सिंगापुर, वो इंडिया में आ सकें, जीमैक में आ सकें। ठीक, मतलब एक तरीके से समुद्री, आप क्योंकि तटीय उस पर है गुजरात, तो समुद्री अगर ये सब डिस्प्यूट सॉल्व करेगा तो काफ़ी ज़्यादा व्यापार ही बढ़ने के यहाँ पे चांसेस हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रिक्वायर्ड क्यों है, बिकॉज फॉर द इंस्टांस अगर मान लीजिए शिप ओनर किसी कंट्री का, ठीक, और कोई दूसरा बंदा है किसी और कंट्री का जिसने किराए पे जो है शिप ली है, तो उन दोनों के अगर बीच में डिस्प्यूट हो जाता तो यहाँ पे आए जीमैक में और अपना जो है वो सेंटर, जीमैक सेंटर के थ्रू अपना मध्यस्थता के थ्रू जो है अपना डिस्प्यूट को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक,
तो सिंपल सी है, मदरसा करना है। भारत भी इसमें आगे हाथ बढ़ा रहा है गुजरात को, जो गुजरात के GMAC को लेकर। अगला जो हमारा टॉपिक है सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइंस फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। अब ये अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के अन्य सेवा प्रदाताओं क्या है मतलब, ठीक, तो इनके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं भारत में 23 जून को। ठीक, 23 जून। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है तो घबराइएगा नहीं, वहाँ पे जाके आपको शॉक ना लगे, इसलिए यहाँ पे इसको कराया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि नए से इसमें 26 जून को इंडिया में कुछ नए जो है नॉर्म्स बनाए गए, स्टैंडर्ड्स बनाए गए, मानक बनाए गए हैं अदर सर्विस प्रोवाइडर्स पे, या फिर आप ये कहो तो बीपीओज़ के। बीपीओज़ आपने देखे होंगे, जो कॉल सेंटर्स होते हैं ना, जिसमें जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है लेकिन उससे संबंधित कोई मतलब आपको वॉइस सपोर्ट देना है। ठीक, कोई अगर कॉल करे कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, तो इंडिया में बैठ के गुड़गांव मान लीजिए बीपीओ बना दिया गया कॉल सेंटर, और वहाँ पे बैठ के वो बता देगा कि आप भले मान लीजिए कॉल आया माइक्रोसॉफ्ट पे, तो वहाँ पे बैठा हुआ बंदा अपना, और वो बता देगा आप ये करिए अपने कंप्यूटर में ये वाला बटन दबाइए, यहाँ पे जाइए, और फिर वो सही हो जाए। तो ये बीपीओ होता है। ठीक, वॉइस बेस्ड है आपका कॉल सेंटर समझ लीजिए इसे। तो बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आपका आउटसोर्सिंग कर देगा। आउटसोर्सिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने आउटसोर्स कर दिया अपना यहाँ पर, कि मतलब जो भी वॉइस रिलेटेड जो भी असिस्टेंस होगा आप यहाँ से करेंगे, जो भी सहायता देनी है। ठीक, और वर बीइंग रिलैक्स्ड। अब इसमें कई सारे जो भी नॉर्म्स थे उसको रिलैक्स कर दिया गया है, और जो डिस्टिंक्शन थी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एंटिटी में, ठीक, वो ख़त्म कर दी गई है। ठीक, भारतीय और जो बाहर के वो एक समान होंगे, ये वाली बात है। ठीक, समझ में आ गई ना कि बीपीओ क्या चीज़ें हैं उन सब के लिए, जो नॉर्म्स जो थे उन, और चाहे वो रिलैक्स पहले बात तो किया गया, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जो भेद था वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए जो एम है वो ये है कि कंट्री की पोजीशन, ठीक, इन द सेक्टर, जो बीपीओ के सेक्टर में कंट्री की पोजीशन को कंसोलिडेट करो, एक जैसा बनाओ, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है एंटिटीज़ का, ठीक, वो कम करो, कम होना चाहिए, मतलब कम उसमें लागत में जो है वो ऑपरेट कर पाए, और स्ट्राइक करें सिनर्जीज अमंग डिफरेंट फर्म्स। ठीक, मान लीजिए एक बीपीओ है वो अलग तरीके से काम कर रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, दूसरा बीपीओ बी हो गया, ये सब में अलग अलग तरीके से काम करें। इसी जगह एक समान काम करें, और जो काम भी करें, जो ऑपरेशन करें, जो संचालन करें, वो भी कम पैसे में करें, ये वाली बात है। और डिस्टिंक्शन रिमूव होने का मतलब ये है कि कोई भी बीपीओ जो है वो सेम टेलीकॉम रिसोर्सेज को सर्व कर सकता है, कस्टमर लोकेटेड कहीं पे भी जो है, आपका डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए उसने कुछ कॉल सेंटर बना रखा है, ठीक, अब वो जो है वो उसने टेलीकॉम सर्विसेज ली, रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है मान लीजिए किसी के, तो वो सारे चाहे पूरे दुनिया में कहीं पे भी कोई भी उनका कस्टमर हो, सबको उसी कॉल सेंटर, उसी टेलीकॉम रिसोर्सेज से सर्व कर सकता है पूरी दुनिया में। ठीक, साथ ही साथ भारत में भी, ठीक, दोनों को ही सर्व कर सकता है सेम। उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसको जो उठा के इंडिया वालों के लिए अलग जो है कॉल लाइन कुछ लिए टेलीकॉम रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे, और बाहर वालों के लिए अलग लेने पड़ेंगे, एक ही से हो जाएगा। ठीक, और जो है इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी बिटवीन ऑल ओएसपीज, जो भी ओएसपीज हैं अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, वो सब आपस में लिंक होंगे, ये सारी बात बताई गई है। कुछ और रिलैक्सेशन किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, ठीक, जो कि ओएसपी का होता है, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। ठीक, वो अब लोकेटेड होगा कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में। और अपार्ट फ्रॉम यूजिंग EPABX सर्विस ऑफ टेलकोज कौन सी हो गए, एयरटेल, जियो, ये सारी जो कंपनियां हैं, ठीक, जो भी इकाइयाँ होंगी वो लोकेट कर सकते हैं फैसिलिटी थर्ड पार्टी डेटा सेंटर इन इंडिया ऑल्सो, मतलब अब डेटा सेंटर इंडिया में ही बनेगा। ये सारी चीज़ें बात बताने की बात करी गई है इसमें। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डेटा इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन अदर सेंटर्स ऑफ द OSP सेंटर्स ऑफ द सेम कंपनी और ग्रुप और अनरिलेटेड, मतलब टोटल इंटरलिंकिंग है। कोई डेटा जो है आपका इंडिया में भी से हो सकता है, आप उसी को यूज़ कर सकते हो डोमेस्टिक इंटरनेशनल के लिए, सब जगह। अब इसका महत्व देखिए इस कदम का ये है कि इस कदम से बीपीओ क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ रोजगार, जो हमेशा बोला जाता है कि जॉब्स बढ़ेंगी। ठीक, गाइडलाइन जो है आपका ये ईजिया बनाएंगी बीपीओ और आईटी की जो फर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, उनको उनकी कॉस्ट कटिंग हो सकेगी लोकेशन पर, और रेंट प्राइसेस का भी कम हो सकेगा, इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट बिल भी कम हो जाएंगे। ठीक, कंपनी जो है अब उनको ये नहीं है कि एडिशनल कंप्लायंस करना है, बर्डन होगा। ठीक, और कोई जरूरी नहीं है कि हर समय OSP एम्प्लॉयज़ जो है वो DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को जो है जाके डिटेल देते रहें, एज दे आर रिकॉग्नाइज एज एक्सटेंडेड और रिमोट एजेंट्स। ठीक,
जो नई गाइडलाइन है वो इंडिया को एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ और बढ़ाएगा। ठीक, मतलब आपका जो है आसानी से देश में व्यापार कर सके उसके लिए भी बढ़ाएगा, सुगमता आ सके। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या है, जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट वाले एग्जाम्पल से सिंपल सी भाषा में वही चीज़ होती है ये। ठीक, और इसमें यही है कि कई सारी जो है लोअर कॉस्ट में माइक्रोसॉफ्ट अगर खुद अपना लगाए, खुद वहाँ ढूंढे यूएसए में, तो वहाँ पे तो जो है सैलरी ही बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर आप कंपैरिजन में देखो तो इंडिया में सैलरी कम है, तो लोअर कॉस्ट में ग्लोबल एक्सपेंशन हो जाता है, यहाँ पे रोजगार का सर्जन हो रहा है, ओवर डिपेंडेंस नहीं होती है एक ही जगह पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से कर ली जाती हैं। ठीक, ओएसपी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ये ऐसी कंपनियां या फर्म होती हैं जो कि टर्शरी या फिर सेकेंडरी टेली मार्केटिंग, टेली बैंकिंग, टेलीकॉम का यूज़ करते हुए टेली मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करता है। ठीक, ऑफ वेरियस कंपनी, बैंक, हॉस्पिटल्स, इन सब का, तो इसको क्या बोलते हैं, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक, तो एक देखो, एक होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ें, अलग कंपनियां, ये टेलीकॉम का यूज़ करते हुए अलग अलग काम करते हैं। ठीक, आज का देखिए जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 42 27 जून का, वो ये है कि मिशन कर्मयोगी क्या है, व्हाट डू यू नो बाय मिशन कर्मयोगी, और ये किस तरीके से गवर्नेंस में हेल्प करता है। ठीक, अगर आप लोगों ने आज का टॉपिक पहला वाला सही से सुना होगा तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। और लिखना जरूर, लिखते रहो। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बताइए कि यूपीएससी का तो अब एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर से। ठीक, बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जैसे यूपीपीएससी का भैया मेंस एग्जाम तो वैसे ही है ना, और भी जो लिखित वाले एग्जाम है सब में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग बताओ कि क्या अब ये वाले क्वेश्चंस दे दूं कि ना दूं, ये सर्वे है छोटा सा, कि अब इसको जो है रोका जाए, जून के एंड में रोक दिया जाए, फिर सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया जाए, कि ये मैं देता रहूं, जिनको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो करते रहेंगे। ठीक, एक आंसर तो लिख सकते हो यार, दिन में 20 मिनट देने में क्या जा रहा है, ये वाली चीज़ें तो जैसा भी हो बता देना आप लोग का, ये जो है मैं वैसा करूँगा आप लोग के लिए। देखिए, आप हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, कौन बनेगा आईएएस में प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ITAT ई द्वार करके एक जो है कुछ स्टेटमेंट इससे संबंधित दिए गए हैं, आप लोग बताना कौन सा इसमें ट्रू, कौन कौन सा ट्रू है। अब देखिए, ये एक ई फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल का, मतलब इनकम टैक्स से संबंधित कोई अगर मान लीजिए आपको कोई डिस्प्यूट है, कुछ भी है, तो आप जो है इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के पास में, मान लीजिए कहीं पे आपने याचिका दी, वहाँ पे आपको कुछ जजमेंट मिला, आपको फिर भी अपील करनी, तो आप इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हो, और उस एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए आपके पास एक जो है जरिया है ई फाइलिंग का। ठीक, ITAT ई द्वार, ठीक है ना, मतलब आप ऑनलाइन जा सकते हो, तो ये इससे संबंधित बात बता रहा है। और ये एनेबल करेगा आपका ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हो अपील, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरियस पार्टीज़ का। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस जो है इसने अभी अलग पोर्टल लॉन्च किया है, ITAT ई द्वार। तो देखिए सारे स्टेटमेंट्स में सही है, और ये रिजल्ट करेगा आपका इकोनॉमाइजेशन, मतलब कि कम पैसों में पेपर का बिना यूज़ किए हुए, और सेविंग कॉस्ट सेव करेगा। आप लोग ऑनलाइन चले जाओ। ठीक, आपको मान लीजिए ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता, तैयार होना पड़ता, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट ऐसा लगता, वो सब नहीं लगेगा। आसानी से आप जाके ऑनलाइन जाके आप इस पर वो कर सकते हो। ठीक, अपनी अपील जो है लगा सकते हो यहाँ पर। और इसमें जो है क्विकर डिस्पोजल भी हो सकता है केसेस का। इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, क्वासाई जुडिशियल अर्ध न्यायिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक, अर्ध न्यायिक इंस्टीट्यूशन क्या है, कई बार मैं बता चुका हूँ, आप लोग को आज बताना है। और ये जनवरी 1941 में सेटअप किया गया था। इसकी जो स्पेशलाइजेशन जो है, प्रतिबद्धता जो है, वो डायरेक्ट टैक्स एक्ट जो है उनको जो है, जो भी अपील इसके आ रही है इसके संबंधित, उसको जो है उनका निवारण करना, उनको ख़त्म करना है, न्याय दिलाना है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनहांस्ड पिनाका रॉकेट। ठीक, ये डिफेंस संबंधित क्वेश्चन है। अभी क्या है, उससे ट्रू बताना है आप लोगों को, कौन सा सत्य है। ये एक स्वदेशी जो है डेवलप्ड रॉकेट सिस्टम है, जिसका नाम जो है लॉर्ड के जो धनुष बाण था उसके के शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम है पिनाका रॉकेट। तो ये स्वदेशी है और शिवाजी के बॉल के नाम पे रखा गया है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक, और इसमें ट्रू पूछा गया। एनहेंस्ड रेंज वर्जन है, इसकी रेंज बढ़ाई गई है पिनाका रॉकेट सिस्टम की, और ये डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई किसी चीज़ को 45 किलोमीटर दूर भी। इसको इसरो ने बनाया है और सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया है भी, एनहांस्ड पिनाका रॉकेट को। एनहांस मतलब बढ़ा हुआ, रेंज बढ़ी हुई। तो देखिए इसरो नहीं करेगा ना, DRDO करेगा, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, 1 और 2 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। DRDO ने अभी टेस्ट किया है आपका एनहांस पिनाका रॉकेट,
और ये डेवलपमेंट DRDO ने 1980 में चालू किया था। और ये एक तरीके का मल्टी बैरल रॉकेट है, कई सारे जो है इसमें ऐसे रहता है ये, ठीक। और ये एक साथ जो है कितना 12 रॉकेट चला सकता है आपका 44 सेकंड में। खतरनाक चीज़ है ये। इसी के साथ में आज का हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, लाइक बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा जो ये मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का करंट अफेयर क्लियर करते हुए सिलेक्शन करने का वो पूरा हो सके। आप लोग को पुनः एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि UPSC और EPFO का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल करके। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह 6 बजे। तब तक लेते हैं आप लोगों से अलविदा। खूब पढ़िए, खूब जो है सुरक्षित रहिए, अपने आप को रखिए और जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।